एक जनरल नॉलेज की बात बताऊं? यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन फ्री है, पता है? तो करो ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ नहीं तो डिसलाइक करो, पर कुछ तो करो, पता तो चले कोई जिंदा इंसान देखता भी है मुझे। और आखिरी पार्ट देख कर जाना, अच्छा है इसलिए कह रही हूँ। आप सुन रहे हैं दूरियों सी जुदाइयाँ। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रिया एक मॉडर्न लड़की है जिसकी शादी विशाल से होती है, जो उसकी ही तरह एक डिफेंस ऑफिसर है और जिसे वो सिर्फ एक हफ्ते से ही जानती थी। जिस जल्दबाजी में उसकी शादी हुई, उसी जल्दबाजी में विशाल को एक हफ्ते बाद अपनी जॉब के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, जिसके बाद रिया बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। घर वालों और घर के कामों के होने के बावजूद उसका मन कहीं नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी जॉब पे ध्यान देने का सोचा। एक दिन जब वो अपने दोस्त विवेक के साथ एक खतरनाक मिशन पे जाती है, तो उसे वहाँ एक गोली लगती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अब आगे। मैंने आंखें खोली तो कमबख्त लाइट इतनी थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। आंखें पूरी खुली ही नहीं। चाची, ध्रुव, ध्रुव की आवाज़। कहाँ है वो? मम्मा देखो ना, चाची को होश आ गया। रिया, मैंने ध्यान से देखा तो भाभी थी। रिया उठो, बर्तन मांजने बाकी है और इसका होमवर्क भी तो कराना है। इतना कहकर वो पलक झपकते ही गायब हो गई और फिर उसी सफ़ेद रोशनी में मुझे विशाल दिखा। वो मुस्कुरा रहा था, शायद हंस रहा था मुझ पर। वो कहा, मैंने आने में थोड़ी देर क्या कर दी, तुमने तो देखो क्या हाल बना लिया अपना। इतना कमज़ोर तो मैंने तुम्हें नहीं समझा था। रिया, इस बार अजय खड़ा था मेरे सामने। रिया, मुझसे शादी करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर विवेक की आवाज़ आई, रिया, रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ मेरे साथ रहना। हैलुसिनेशंस। शायद मैं मरने वाली थी या फिर मर चुकी थी। मैंने देखा डॉक्टर्स मेरे आसपास खड़े थे और मेरी बॉडी के साथ कुछ कर रहे थे। ब्लड प्रेशर फॉलिंग रैपिडली, डॉक्टर्स चिल्लाए। मेरी जान निकल रही थी, ठंडी पड़ गई थी मैं। हल्का दर्द भी समझ में आ रहा था, पर डर ज़्यादा लग रहा था। डर लग रहा था कि विशाल को देखे बिना मर गई तो। नहीं, मुझे एक बार तो उसे देखना ही है। उससे मिलने के बाद ही मैं चैन से मर सकती हूँ। ये सब सोच रही थी कि मुझे नींद आ गई। जब आँख खोली तो सब नॉर्मल था। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, ध्रुव सब आसपास ही बैठे थे। मुझे देखकर उन्हें चैन आया, वरना परेशान दिख रहे थे। दूर दरवाजे से टेक लगाए विवेक खड़ा था। एक चैन की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसे देखकर दिल से दुआएं निकल रही थीं। बहुत मदद की थी उसने मेरी। आगे जाकर उसी ने मुझे रेस्ट लीव दिलवाई डिपार्टमेंट से। घर पर आराम किया मैंने। उसके बाद मैं तेज़ी से ठीक होने लगी। थोड़ा दर्द होता था, बट एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल। माँ के साथ बैठकर खूब बातें किया करती थी इन छुट्टियों में। वो मुझे विशाल की कहानियाँ सुनाती और मैं मन लगाकर सुनती। उन्होंने बताया कि उस बचपन में उसे बंदूकों का बड़ा शौक था। चाहे कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, दिवाली, होली, बर्थडे, मेला, कुछ भी, उसे तो बस गन चाहिए होती थी। उसे पड़ोसियों को तंग करना बहुत पसंद था। अपने मुंबई वाले घर की कॉलोनी में वो कोई ना कोई उत्पात ज़रूर मचाए रखता था। कोई मिस्टर पिंटो थे, बूढ़े थे, उनकी डोरबेल बजाकर भाग जाता था और फिर जब वो डंडा लेकर निकलते तो उनके पीछे पीछे घूमता रहता और उन्हें नजर ही नहीं आता। फिर वो इरिटेट होकर कहते, रास्कल। बहुत बदमाशियां करता था। उसे झूले पसंद थे। अपने दादाजी से झूले टंगवाकर पूरे दिन झूलता रहता। पढ़ाई में ठीक ठाक था, मगर स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट। आर्मी में जाना चाहता था, पर एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर डिफेंस डिपार्टमेंट में दूसरे तरीके से घुसने का प्लान बनाया उसने और उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ, और होता भी क्यों नहीं,
उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि कोई इंटरव्यूअर से ना कहीं नहीं पाता। बेंगलोर में जॉब लग गई थी उसकी, तब वो इस कॉलोनी में रहने आया। शुरू में आसपास के पड़ोसी एक यंग बैचलर को अकेला रहता देख थोड़ा शक करते थे, मगर विशाल ने उनकी हेल्प करके, मीठी मीठी बातें करके, घुल मिलकर उनका दिल जीत लिया था। एक बार कुछ ऐसा हुआ, सामने वाले श्रीनिवासन जी का बेटा अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। विशाल ने शिखा दीदी को अपने घर ले आया, बिना इस बात की चिंता किए कि कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा। उसने उनके रहने का बंदोबस्त किया, उनकी जॉब लगवाई और डाइवोर्स भी करवाया। माँ बताती हैं उसे कुछ हट के करना था, इसलिए वो ज़्यादातर सोसाइटी और लोगों की सोच से परे जाकर कुछ करता था। वो बताती हैं कि विशाल को कई तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। एक दिन मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी तो मुझे उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए। एक लाल गिटार, एक सिंथेसाइज़र, एक टूटा ड्रम सेट और एक सिल्वर कलर का बॉक्स, एक हाथ लंबा और धूल में सना। मैंने उसे पूछा और खोल दिया। उसमें एक बांसुरी रखी थी, लकड़ी की, नक्काशीदार, चमकती हुई। मैंने उसे उठाया और होंठों पर धर के कोई धुन बजानी चाहिए कि मैंने रियलाइज़ किया विशाल ने भी तो इस पर अपने होठों से कोई धुन बजाई होगी। इधर आकर मैंने उसमें फूंक मारे, पर कोई आवाज़ ही नहीं निकली। यार, विशाल सच में टैलेंटेड था। अलमारी साफ की तो उसमें कई बुक्स मिली, ज़्यादातर उसमें पॉलिटिक्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या बायोग्राफीज थीं। उसमें एक किताब थी गांधी जी पर, जिसमें लाल कलम से कई एडिटिंग्स और करेक्शंस किए थे विशाल ने। उसकी हैंडराइटिंग बहुत साफ थी, सुंदर थी। आखिरी पेज पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सब झूठ लिखा है इस किताब में। एकदम अलग किस्म का पागल है ये विशाल। पूरी बुक की एडिटिंग कर डाली। पड़ोसियों को परेशान करता है, मगर समय आने पर हेल्प भी। मजाकिया है, गिटार बजाता है, बांसुरी बजाता है, गोल्ड मेडलिस्ट है स्पोर्ट्स में, पर फिर भी डिफेंस में ही जाना था। बातों से शाहरुख खान और हरकतों से जेम्स बॉन्ड। वेट अ मिनट, कहीं वो रॉ एजेंट तो नहीं? हाँ यार, लगता भी तो वैसे ही है, वरना कौन सी जॉब में मोबाइल फोन्स ले लिए जाते हैं। वो सुनने वाले, इसका मतलब समझे, वो बिल्कुल मेरे टाइप का है यार। डूड, अब जाके समझ आ रहा है कितनी स्टूपिड हूँ मैं। अब समझी इतनी जल्दी इससे लगाव कैसे हो गया मुझे। मैं उससे प्यार करने लगी थी। मुझे अपने पति से प्यार हो गया था। अरेंज्ड नहीं, लव मैरिज थी वो। उसने मुझे आई लव यू कह दिया था और मैंने एक बार भी नहीं बोला। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उसे बताना होगा, पर कैसे? शिट। उस दिन पहली बार मैं विशाल के लिए रोई, उसका नाम पुकारी, उसे वापस मांगा खुदा से। अजीब सी बेचैनी, वही पुरानी वाली ललक उससे मिलने की खौलते दूध की तरह उबल उठी मेरे सीने में। प्लीज विशाल, वापस आ जाओ। विशाल, विशाल प्लीज वापस आ जाओ। आई लव यू, आई रियली डू। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जानती हूँ तुमने मुझे चुना था, मैंने तुम्हें नहीं, पर आज मैं तुम्हें चुनती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ तुम चाहिए। विशाल, विशाल मान जाओ, सुन रहे हो ना तुम? फिर तो जैसे समय बीत ही नहीं रहा था। दिन गिनने लगी थी मैं। माहौल भी जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा था। बड़ी बुआ की बेटी की शादी पड़ी थी, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ वहां पर, समझे? पूरा परिवार, जो मिलता वही पूछता। और विशाल कहाँ है? जॉब टूर पर है। बोलते बोलते थक गई।
पर गिरिजा चाची को तो घुस कर तहकीकात करने की आदत है ना। कैसी हो रिया, और कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? जी 2 साल। और बेटा हुआ या बेटी? चाची जी हमारे बच्चे नहीं हुए हैं अभी तक। अभी तक? हाँ। फिर पास में आकर मेरे कान में बोलती हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। गणपति चौराहे पर आईवीएफ सेंटर है ना, मेरी जान पहचान है वहां पर। आई वॉज शॉक्ड यार, शब्द नहीं थे मेरे पास। देखो इन्हें। हाँ। तभी मम्मी जी बीच में आकर बचा ली मुझे। तौबा तौबा गिरिजा, कैसी बातें कर रही हो? विशाल ब्याह के 1 हफ्ते बाद ही जॉब टूर पर चला गया था, अभी तक वापस नहीं आया है। हाँ, अब बताओ इसमें इस बेचारी की क्या गलती? उसके बाद मैं वहाँ से उठी और सीधे वापस कार में आकर बैठ गई। कहीं भी मन नहीं लग रहा था मेरा, बस ऑफिस में थोड़ा अच्छा लगता था। विवेक से बातें करके मन विशाल पर से हटा रहता था। एक और नॉर्मल डे पर उसने पहली बार मुझसे विशाल के बारे में पूछा। अच्छा, विशाल कब तक वापस आ रहा है? मैंने उखड़े मन के साथ जवाब दिया, पता नहीं। और गया कब था? पता नहीं। विवेक प्लीज़, कैन वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स? तुम्हें छोड़ कर चला गया है ना? जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? आई केयर फॉर यू, इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने जवाब में कुछ नहीं बोला, बस मुंह फेर कर वहीं खड़ी रही। रिया, क्या ऐसा कुछ भी है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम भी क्या कर लोगे? मैं विशाल को जानता हूँ। मैंने उसकी ओर आश्चर्य के साथ देखा। मतलब मैंने पता किया है उसके बारे में, वो उच्च निर्देशालय है ना वो, हाँ उसी के लिए काम करता है। गवर्नमेंट में जो छिपे हुए ऑपरेशंस होते हैं उसे कैरी आउट करते हैं वो लोग। मुझसे भी कई रैंक्स ऊपर है। मेरा या तुम्हारा वहाँ तक पहुँचना या उसके बारे में कुछ जानना तकरीबन नामुमकिन है। जानती थी, ही इज़ होपलेस। मैंने फिर मजाक उड़ाया। रिया, अगर वो वापस ही नहीं आया तो? मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा। वो घबरा गया। मेरा मतलब है अगर अगर वो नहीं आया तो? पता नहीं, मैंने कहा। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने बोला, रिया तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा रहूँगा। मेरा हाथ थामकर उसने आगे कहा, आज भी हूँ और हमेशा रहने के लिए भी तैयार हूँ। आई लव यू रिया। मैंने उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखा, अपना हाथ उसे छुड़ाया और दाईं हथेली दिखाते हुए बोली, विवेक हम दोस्त हैं और इस दोस्ती की लाज रखते हुए इस बात को समझ लो, ना तुमने कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना। मेरे पास ले देकर सिर्फ एक दोस्त बचा है, प्लीज़ मुझसे वो मत छीनो। ये कहकर मैं मुड़ी और वहाँ से जाने लगी कि विवेक अपने पूरे वॉल्यूम में बोला, हाँ जाओ, इंतज़ार करो उसका पूरा ज़िंदगी भर, और जब थक जाना तो वापस यहीं आना मेरे पास, यहीं मिलूंगा मैं। एक बार तुम्हें जीवन देने का एहसान कर चुका हूँ, याद है ना? दूसरी बार भी कर दूंगा। मैंने मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, तुम्हारे पास जाने से अच्छा तुम्हारे दिए हुए जीवन को ख़त्म करना पसंद करूंगी। ये कहकर मैं वहाँ से बाहर आई। मैंने तुरंत गाड़ी उठाई और वहाँ से निकल गई। मूड खराब था तो बारिश तो होनी ही है, बेमौसम बरसात अभी ही होनी थी। लेकिन इस बारिश में कुछ ऐसी कसक थी जो मुझे अपने पास बुला रही थी। विशाल को भी तो बारिश पसंद है। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वो बारिशों में है। मैंने अपना हाथ खिड़की के बाहर निकाल दिया। अच्छा लगा। उन बूंदों ने और गहरी आवाज़ों से मुझे पुकारा और मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। वो मेरे ऊपर बरस रही थीं। लगा जैसे विशाल साथ में हो और मुझे छेड़ रहा हो। शायद मैंने ही इस बारिश को गलत समझा था। हो सकता है ये जब भी बरसती थी मुझे खुश करने के लिए बरसती हो, लेकिन मैंने हमेशा इसे गलत समझा। समझती थी कि जब मेरे साथ बुरा हुआ तब ये बरसी। ये तो मेरी सहेली निकली।
मेरा हर एक सपोर्ट सिस्टम कतरा कतरा हो रहा था। जीने की इच्छा नहीं थी, मरने की इच्छा नहीं थी, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। विशाल मेरे लिए जो मुझे बिज़ी रखने का इंतज़ाम करके गया था, वो भी अब उतना कारगर नहीं रह गया था। फिर मैंने अपने कुछ पुराने कनेक्शंस वापस बनाए। अकीरा मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। सोचा उसी से काउंसलिंग करवा लेती हूँ, कम से कम दिल तो हल्का होगा। रिया, तुझे कब से मर्द की ज़रूरत पड़ने लगी? अकीरा यार, मेरी लाइफ का तो सारा रस ही निकल चुका है। बताओ ना क्या करूँ? मूव ऑन बेब, क्लब पार्टीज कर, फ्रेंडशिप कर, फेयर कर, जीनत अमान जैसे दम मारो दम कर, फिर देख रस ही रस होगा तेरी लाइफ में। मेरा मन तो कहीं जाने का भी नहीं करता है। सोचती हूँ कि अगर वहाँ विशाल होता मेरे साथ तो कितना अच्छा होता। बस यही सब सोचती रहती हूँ। अरे, तू ऐसे किसी के प्यार में कैसे पड़ सकती है जिसे तू ठीक से जानती भी नहीं? वही तो प्रॉब्लम है ना। उसे देखा है, जाना है, पर कहानियाँ ज़्यादा सुनी हैं। उसे छू कर भी नहीं छुआ है। उसने मुझे किस करके भी किस नहीं किया है। ओह! अब मैं समझी, तुझे वर्जिनिटी लॉस करनी है। अबे यार, यहाँ दिल लॉस हुआ जा रहा है और तुझे ये सब लॉस करने का पड़ा हुआ है। क्या यार? यार, ऐसा है ना, तो तुझे कुछ नहीं हो सकता बहन। भूल जाओ उसे, वो वापस नहीं आने वाला। ढूँढ ले किसी और को। यहाँ भी कुछ नहीं मिला मुझे। एक सही सॉल्यूशन एक सच्चा फ्रेंड ही दे सकता है, और मेरी लाइफ में तो दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं है। सारी उम्मीदें खो चुकी थी मैं। खुद को फिर से घर के कामों में डाल दिया था। सुबह का नाश्ता, पापा जी की दवाइयाँ, ध्रुव का होमवर्क, घर की सफाई, भाभी का टिफ़िन, दूध वाले भैया का हिसाब, घर की इंस्टॉलमेंट्स, राशन की शॉपिंग, यही सब करती रहती थी पूरे दिन। पर दिमाग में वही अटका रहता था, विशाल कब आएगा? ठीक तो होगा ना वो? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं वो? आई होप एवरीथिंग्स फाइन। दिल बैठ जाता था ये सब सोचकर। जब खाली बैठी रहती तो और बुरे ख्याल आते। रिया, मैं चौंक कर पीछे मुड़ी तो भाभी थी, एक हाथ मेरे कंधे पर रखी हुई और मुझे चिंतित सी देखती रही। मैं उठ खड़ी हुई। इतनी देर से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है और तुम पता नहीं कहाँ गुम हो। देखो, तुम्हारा कोई पोस्ट आया हुआ है। हाँ, वो इनविटेशन होगा। इनविटेशन? हाँ, वो हमारे कॉलेज का रीयूनियन है ना, उसी का इनविटेशन। अरे तो तैयार हो जाओ, आज ही है ना। हाँ, पर मुझे नहीं जाना। नहीं जाना मतलब? तुम आजकल बहुत अकेले रहने लगी हो। इतना अकेला रहना अच्छी बात नहीं। वहाँ जाओगी तो पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा लगेगा। चलो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। भाभी ने ज़बरदस्ती मुझे पहना सजा कर भेज दिया। मैं गई वहाँ। देखा सब डीजे पर डांस कर रहे थे, ड्रिंक्स पी रहे थे, गले मिल रहे थे। मुझे ये सब थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा तो अपना चेहरा छिपा कर वहाँ से निकलने का सोचा, पर अकीरा ने मुझे देख लिया। हे रिया, हाय! और वो सारे फ्रेंड्स को लेकर मेरे पास आ गई। ज़बरदस्ती की बातें करने लगी। किसने किससे शादी की, कौन क्या बना, सब बताने लगी। उस फालतू ग्रुप में मुझे कुछ ही अच्छे दोस्त मिले। जीत, हे जीत, हाय! तुम यहाँ कब से खड़े हो? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। हाय रिया। ओह, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अकीरा ने हमारी फिरकी लेते हुए बोला। अकीरा प्लीज। क्या? तेरे लिए परफेक्ट है, दिल का डॉक्टर है। तुझे भी तो एसी की जरूरत है। अकीरा, मैंने उसे आंखें दिखाई तो वो दूसरी जगह बिजी हो गई। um I'm sorry जीत, she's crazy, you know. So you're a doctor, good, thanks. शादी कर लिए? हम्म। So what's her name? जीत ने मुस्कुराते हुए बोला। उसका नाम था अदिति। था मतलब? ओ, oh my god, I'm sorry, I am so sorry जीत, I didn't, it's okay. वो जहाँ भी है सुकून में है। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, हुआ क्या था? कैंसर। मर रही थी वो जब मैंने उसका केस लिया था। कोई उम्मीद नहीं बची थी उसके पास। मैंने उसे उम्मीद दी, जीने की चाह दी। पता भी नहीं चला
कब उसे दिल दे बैठा। शी वॉज सो ब्यूटिफुल यू नो। जब उससे प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया, कहा कि तुम अपनी लाइफ मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, कितना ही जी पाओगे तुम मेरे साथ। मैंने उससे कहा कि अगर एक सांस भी तुम्हारे साथ ली तो मैं खुद को जिंदा कहूँगा। बस वो मान गई। हम हनीमून के लिए कई जगहों पर गए, कई चीज़ें की, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की। 3 महीने बाद पता चला अदिति इज प्रेग्नेंट। पर वो कमज़ोर थी, उस बच्चे को संभाल नहीं पाती। मैंने उससे कहा कि ये बच्चा तुम्हारी जान भी ले सकता है, जाने दो इसे, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन पता है रिया, अदिति ने मुझसे क्या कहा? कहा कि तुमने बहुत कुछ दिया है मुझे, इन 3 महीनों में मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है, हर वो चीज़ की है जो करना चाहती थी। तुम्हारी दुल्हन बनी, नई नई जगहों पर घूमी, बर्फ से खेली, अनाथ बच्चों को बेहतर जीवन दिया, बंजी जंपिंग की, सालसा डांस किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए नई डिशेस बनाई। अब बस यही बचा है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, उसे जन्म देना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे ये करने दो, इसे मेरी आखिरी इच्छा समझो। अब तुम ही बताओ रिया, मैं कैसे मना कर देता। एट लास्ट वो सब होने दिया। डिलीवरी के बाद वो जन्नत में चली गई। मैंने देखा था उसके चेहरे पर आनंद था, संतुष्टि थी। मुझे खुशी है वो अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी कर गई। आज मेरी एक 4 साल की बेटी है, उसका नाम भी मैंने अदिति ही रखा है। ज़िंदगी में कुछ पल भी अगर हम अपने सोलमेट के साथ जी पाए तो भी वो ज़िंदगी कहलाने के लिए काफ़ी होता है। ये बात अदिति ने मुझे सिखाई है। हम छत पर एक एक बियर की बोतल पकड़े आंखों से गंगा जमुना बहा रहे थे। परजीत मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कोई रिग्रेट्स ही नहीं थे। दिल हल्का हो गया यार। थैंक्स रिया, इतने सालों में मन में ये सब दबाया था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मैं मुस्कुराकर आंसू पोंछी, बियर का एक घूंट ली और बोली, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं? और मैंने उसे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो भी चुपचाप सुनता रहा। पता है जीत, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर गया। डर लगता है यार, दम घुटता है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि बस एक बार उसे देख भर लूं, फिर उसे जहाँ जाना है जाए। आई एम एडिक्टेड टू हिम। लत लग गई है मुझे उसकी, ड्रग्स की तरह नसों में चलता है वो मेरे। पता है मुझे बारिश पसंद आने लगी है, सोच सकते हो कभी मुझे। 1 साल गुस्से में बिता दिया और दूसरा डिप्रेशन में। इतनी बुरी हालत है कि लोगों को दिखने लगी है। मुझे अवेलेबल समझकर लाइन मारने लगे हैं लड़के, आंटियां ताने मारने लगी हैं और पड़ोसी पूछ मत यार। द हेल विद मिसेस कपूर। तुम्हें तो अदिति का साथ रहकर उससे प्यार हुआ ना, मुझे विशाल के साथ नहीं रहकर उससे प्यार हुआ है। डोंट नो व्हाट टू डू। मैं अदिति से कहूँगा कि वो तुम्हारे विशाल को जल्दी वापस घर भेजे। डोंट वरी, वो मेरी हमेशा सुनती है। हम दोनों मुस्कुराए और मैंने उसे गले लगा लिया। थैंक्स जीत, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। हमने एक दूसरे से विदा ली। घर पर आकर मैं बिस्तर पर लेटकर खुद को यही समझाने की कोशिश करती रही कि विशाल के साथ बिताए वो 2 हफ्ते ही काफ़ी हैं। पर इस बात को समझाना आसान था, पर पचाना मुश्किल। खैर, मैं सुबह उठी। वो रोज़ से आज थोड़ा हल्का फील कर रही थी। जो रोज़ डिप्रेसिव फीलिंग आती थी ना, वो अब नॉर्मल हो गई थी। संडे था तो घर पर सब थे। मैं भी नाश्ता बनाकर नहाने चली गई। मेरे बाहर निकलते निकलते भाभी ने सबको नाश्ता करा दिया था। मैं पीले रंग का सलवार सूट निकाली। उसे पहनकर खुद को शीशे में देखा तो कुछ खाली खाली सा लगा। फिर मैंने काजल उठाया और उसे आंखों में सजाया, कानों में चांदी के झुमके डाले, हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनी, एक नन्ही लाल बिंदी लगाई। फिर भी कुछ कमी थी। नीचे सिंगारदान देखा तो सिंदूर की डिब्बी दिखी और मैंने खुद को देखकर कहा, ये कमी तो रहेगी।
मैं सीधे पूजा घर में आ गई। भगवान की चौकी झाड़ी, माँ की चूनर बदली, एक दीपक जलाई और ध्यान में बैठ गई। बाहर की सारी आवाज़ें कानों में पड़ रही थीं। ध्रुव का खेलना, माँ का बड़बड़ाना, डोरबेल बजना, भाभी गई होंगी खोलने के लिए और उनके चहकने की आवाज़ आई, विशाल! मेरी आंखें खुल गईं। मैं भी देखना चाहती थी पर भगवान की आराधना छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए बैठकर सुनती रही। सब हंस रहे थे, उसका नाम पुकार कर गले लगा रहे होंगे। फिर विशाल की आवाज़ आई, ध्रुव, हे माय चैंपियन! विशाल ने उसे गोद में उठाकर एक लाउड किस दिया। हे ये मेरा बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया, चॉकलेट्स। थैंक यू चाचू, ध्रुव किलकारी लेकर बोला। फिर अचानक सब शांत हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। अभी तक तो सब बड़ा शोर मचा रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं भगवान को धन्यवाद करके वहाँ से उठ गई, पूजा की थाली ली और मुड़ी। विशाल मेरे पीछे ही खड़ा था। उसे देखते ही मेरा कलेजा हलक तक आ पहुंचा। जोर से चिल्लाने का मन किया पर मैं सिर्फ कांप कर रह गई। आंखों में आंसू थे पर गिरे नहीं। विशाल भी हंसने की पूरी कोशिश कर रहा था, जैसे अपने अंदर एक तूफान थामे हो। ऊपर से नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं। मैं उसकी तरफ बढ़ी, उसके पास जाकर उसे रोली का टीका लगाया, उस पर 2 चावल के दाने चिपकाए, कुछ फूल की पंखुड़ियाँ उसके ऊपर बरसाईं और उसकी आरती उतारी। वो एक मुस्कान होठों पर सजाए मुझे तकता रहा। मैंने पूजा की थाली उसके आगे बढ़ाई तो वो कंफ्यूज होकर मुझे देखा। मैंने उससे कहा, सिंदूर। तब उसने ओह अब समझा वाला लुक देकर एक चुटकी से सिंदूर को लिया और मेरी मांग में सजा दिया। अब बस एक आखिरी काम रह गया था। मैं चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुकी तो उसने मुझे रोक दिया। नहीं रिया, बस एक बार प्लीज, मैंने उससे रिक्वेस्ट की। उसने मेरी चाहत देखते हुए मुझे आज़ाद कर दिया। मैंने थाली बगल में रख दी और उसके पैरों को स्पर्श किया। विशाल ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे मेरे लिए उससे बड़ा स्वर्गीय स्पर्श और कोई हो ही नहीं सकता था। उसने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने दोनों हाथों से उसे जकड़ लिया। 2 आंसुओं से शुरू होकर सिसकियों तक रोई मैं। उसकी गर्मी, उसकी सांसें, उसकी धड़कन, उसका स्पर्श कुछ यूं अपने अंदर बिठाना चाहा जैसे कि वो मुझसे कभी जुदा ना हो सके। फिर एहसास हुआ वो भी मेरे साथ रो रहा था। मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसने नम आंखों के साथ कहा, तुम्हें नहीं पता रिया, तुम्हारे बगैर कैसे रहा हूँ मैं वहाँ पे। शुरू में लगा कि कुछ महीने लगेंगे पर फिर 1 साल बीत गया तो मैं घबराने लगा। तुम्हें कुछ बताकर आया भी नहीं था तो तुम्हारी चिंता हो रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि मौत मेरे सामने आकर खड़ी थी पर तुमसे मिलने की चाह ने मुझे जिंदा रखा रिया। पहले भी कई बार मिशंस पे गया हूँ पर इस तरह मेरे साथ पहली बार हुआ है। उसके हाथों को अपनी हथेलियों में लिए हुए मैं उसकी सारी बातें सुन रही थी। चुप थी, उसकी प्यारी बातों को अपने दिल में बिठा रही थी। कुछ तो कहो रिया, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? मैंने उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, क्या कहूँ? जो मैं कहना चाहती थी वो तो आपने कह दिया। वो मुस्कुराया। आंखों में प्रेम और खुशी की चमक लिए विशाल ने मेरे माथे को चूमकर मुझे गले लगा लिया। बस यही तो मेरा घर है, इन्हीं बाहों में, इसी दिल में मेरी धड़कनें, इन्हीं सांसों में मेरी जिंदगी।
इन्हीं आँखों में मेरी ऊर्जा, इन हथेलियों में मेरा बिस्तर, इन गालों पर मेरी खुशी और इन होठों पर मैं। मेरा नाम है मिसेस रिया विशाल भटनागर और ये है मेरी कहानी।